गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के हर क्वेश्चन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ओके, मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। तो पूरा सेशन अटेंड करना, बिकॉज आपको पता है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का हर सवाल करना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना, उसका थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब हर क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, रीड करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salt। मतलब बेसिकली हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देना है ना, इनमें से कौन मोस्ट रिएक्टिव है टू लीस्ट रिएक्टिव, है ना। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वहां से शुरू करते हुए हमें लीस्ट रिएक्टिव तक बताना है ना। तो वहां से शुरू करेंगे, एक ऐसा मेटल जो बाकी के सारे चारों मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी वो मेटल जो बाकी के चारों से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है? अगर रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज को याद एक बार रिवाइज करते हैं, है ना, ट्रिक के साथ। प्लीज स्टॉप calling me a zebra। Please stop calling me a zebra। I like her calling me smart girl। ठीक है, नीचे बाकी के एलिमेंट्स है, इससे अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है गिवन मेटल्स में से, है ना। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट विल बी एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आता है हमारे पास। फिर उसके बाद देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक है ना। उसके बाद हमारे पास आयरन है, एंड देन वी आर हैविंग द कॉपर। देख सकते हो गिवन एलिमेंट्स में हमारे पास जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो ये आएगा। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने लाइक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज है वो देखी है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। सो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है एलिमेंट्स के, जो आईयूपीएससी ने हमें दिया, तो वैल्यूज को रट्टा नहीं लगाना, आपको सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। ये आप नॉर्मल रिएक्टिविटी सीरीज भी अगर आपने बचपन में करी है उसके थ्रू कर सकते हो, है ना, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैंने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। कॉपर गिवन एलिमेंट्स में से सबसे कम रिएक्टिव है। तो मान लो कोई रिएक्शन आ गई जहां पर मैग्नीशियम है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हो तुम लोग, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, तो आराम से जिंक को डिस्प्लेस करके बाहर कर देगा, है ना, और खुद सल्फेट के साथ घूमने फिरने चला जाएगा, इजंट इट। तो ये हो गई ना क्लियरली डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ये आंसर तुम्हारा बनेगा, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोलता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें कुछ लाइक रिएक्शंस के लिए बताए हुए है ना, कुछ रेडॉक्स कपल्स के लिए। एक बेटर टर्म इसको यूज करने का वुड बी रेडॉक्स कपल, ठीक है, उसके लिए हमें बताए। तो बोल रहा है अरेंज करिए इन मेटल्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, है ना। किस ऑर्डर में बोला है, फिर से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। समझना, टर्म को पकड़ना। क्या पूछा है हमसे कि भाई रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करना, है ना। रिड्यूसिंग पावर का मतलब यही है ना, द एबिलिटी टू रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, है ना। अब दूसरे को रिड्यूस करना मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, खुद ऑक्सीडाइज होना। जो स्पीशीज खुद आराम से ऑक्सीडाइज होगी वो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगी अच्छे से, है ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। मतलब रिड्यूसिंग पावर उस सब्सटेंस की ज्यादा होगी जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होना मतलब खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, यानी दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। या मैं इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकती हूँ, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। वो खुद रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देख लो, सबसे कम
रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, वैल्यू को देखो -2.93, सबसे कम -2.93 है। सो पोटेशियम वाला जो कपल है ना, ये रेडॉक्स कपल, इसकी मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, यानी मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है ना, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर तो इस वाले कपल की है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे कम से सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो इसके बाद कौन है नेगेटिव में, देखो मैग्नीशियम वाला कपल है, फिर सेकेंड हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इसकी होगी। सही बात है, यस इस कपल की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये हमने लिखा, उसके बाद -0.74 क्रोमियम वाले की ज्यादा होगी, इस कपल की, है ना। फिर ऐसे ही ऑर्डर में देखो, फिर उसके बाद 0.79 मर्क्यूरी वाला है, फिर सिल्वर वाला है। तो हम ओवरऑल ऑर्डर लिख लेते हैं, है ना, ये समझने के लिए, यू कैन रिमेम्बर दिस। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, देखो हम लिख लेते हैं, द लार्जर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द लार्जर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, easier is to oxidize it, है ना, easier is to oxidize it and hence higher the reducing power, है ना, उतनी ज्यादा होगी reducing power। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर को आरपी लिख लो, या फिर ऑल्टरनेटिवली मैम ने बताया, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जितनी कम, द लार्जर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वी कैन से स्मॉलर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी कम होगी, आसान होगा उसको ऑक्सीडाइज करना, तो उसकी उतनी ही ज्यादा जो है रिड्यूसिंग पावर होगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर अपनी किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे मिनिमम है, सॉरी सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम का है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसकी है ना। फिर अपना कौन है, मैग्नीशियम है, यस देखो पोटेशियम के बाद सेकंड हाईएस्ट अपना कौन था, मैग्नीशियम था। फिर उसके बाद अपना क्रोमियम है, देखो फिर उसके बाद अपना मर्क्यूरी है, एंड देन वी हैव सिल्वर। तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा, सही है, कर सकते हो इस सवाल को, सिल्वर, मर्क्यूरी, क्रोमियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इजी है, आई होप आई एम नॉट कवरिंग द स्क्रीन, थोड़ा सा शायद हाइड हो गया होगा, सो डोंट वरी। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द सेशन, क्योंकि कुछ बच्चे साथ साथ नोट्स नहीं बनाते, वो बाद में अलग से बनाते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, सही बात है। ओके वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन बोला, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। एक गैल्वेनिक सेल को डिपिक्ट करना है, रिएक्शन ये हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं एक बार, है ना। देखो ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा हम बनाते हैं, छोटू सा, आपको पता है गैल्वेनिक सेल के लिए दो अलग अलग कंपार्टमेंट चाहिए हमको, है ना, चाहिए दो अलग अलग कंपार्टमेंट, यस ओके। चलो तो यहाँ पर देखो, सिल्वर आयन रिड्यूस होके सिल्वर में चले गए, और जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में गया है। ठीक है, तो मान लो मैंने बनाया, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, कौन से सोल्यूशन के अंदर मैंने डिप कर दिया है, जिंक आयन के, है ना, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, तो इसमें अपने जिंक आयन है ना, उसका सोल्यूशन है, मान लो जिंक सल्फेट है। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने लिया, किसका बना है, ये सिल्वर का है, ठीक है, इसको ऐसे ही सिल्वर आयन के सोल्यूशन में मैंने डिप कर दिया, सही है, सही है, ओके। एक्सटर्नली इनको हमें वोल्ट मीटर लगा के कनेक्ट करना होता है, एक की भी लगता है बीच में, ठीक है, एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया। इंटरनली हम इनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, इंटरनली कैसे कनेक्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर देखो ये गैल्वेनिक सेल है हमारा, तो अगर हम देखें इस गैल्वेनिक सेल में विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोड अपना नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो देखो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है ना, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम एनोड कैसे पहचानेंगे, ऐसे कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना, जाएंगे, लेट्स से वहां पर जाके अपनी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, या फिर कोई न्यूट्रल स्पीशीज होगी अपनी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना। तो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स करते हो ना, उधर एनोड पॉजिटिव होता है,
ठीक है, याद करो वहां पर क्या होता था, सुनो मेरी बात, अभी मैम ने जो पॉइंट बोला ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एनोड आप दो तरीके से पढ़ते हो, देखो आप एक तो एनोड आपको ध्यान रहेगा मैम, एनोड के ऊपर तो एनायन जाते हैं, है ना, जैसे एनोड पे कोई नेगेटिव आयोन है वो वहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में करते हो। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल है बेटा, वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड अपना पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर ना एनोड कैथोड के साइंस अलग होते हैं, एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन एक बात सच है, कोई भी सेल हो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सेल रिएक्शन गिवन है उधर से पता चल रहा है जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2+ में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, है ना। तो ये वाला केस जो अपना जिंक वाला कंपार्टमेंट है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये नेगेटिव होगा। यहाँ देखो सिल्वर आयोन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल सिल्वर एटम बनाया, यहाँ पे मतलब रिडक्शन हुआ है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, कैथोड, तो सिल्वर वाला अपना क्या है, कैथोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का आंसर, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो बता सकते हो जिंक वाला, है ना, जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, बताइए करंट सेल के में कैसे फ्लो करता है। देखो सिंपल सी बात है, पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखो ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिंक है जो आपका एनोड, वहां से कैथोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एनोड टू कैथोड, यानी जिंक से सिल्वर की तरफ। सही है, तो जब भी करंट फ्लो की बात होती है ना, करंट फ्लो हमेशा उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो से, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड हुआ था तो करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड में, कहां से, कैथोड से एनोड में, है ना, यानी सिल्वर से जिंक की तरफ, देख सकते हो सिल्वर से जिंक की तरफ, है ना। सो दिस विल बी योर पार्ट नंबर 1 का आंसर जिंक है। देन पार्ट 2, कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, देख लिया है ना, सो दैट वुड बी कैथोड टू एनोड, सिल्वर टू जिंक। ठीक है, इजी है। चलिए द थर्ड, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, हर इलेक्ट्रोड पे इंडिविजुअल रिएक्शन हमें लिखना है, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर पहले हम एनोड पे लिखते हैं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जिंक है ना, जिंक देखो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयोन में चला गया। ठीक है, ऐसे कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, तो ध्यान देना जरा, कैथोड पे सिल्वर आयोन्स है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर की तरह डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होते हैं उतने ही कैथोड पे गेन होने चाहिए, तो ओवरऑल बैलेंसिंग, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 गेन हुए, है ना, तो वो चाहिए अपनी 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स 2। ठीक है, ये 2 मोल सिल्वर, सही है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बताओ क्या मुश्किल था क्या, ये आसान था ना। हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। ठीक है, ओके, तो हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई इस चीज के लिए आप शो करिए, फर्दर आपको शो करना है, वही वाला पार्ट है, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, है ना, तीनों पार्ट कर लिए हैं इसके, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल जिसमें सेल रिएक्शन होगा वो हम देख चुके हैं, सही बात है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड बता दिया है, जिंक का होगा, है ना, करंट क्या की कैरियर्स बता दिया, डायरेक्शन, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड बता दिया है, वो सेम क्वेश्चन है। 2.4 पे चले, बताइए, यस एवरीवन रेडी, मैम हम तो हमेशा रेडी होते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है हमें,
ठीक है, ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम ये बताते हैं। तो देखो ई नॉट सेल के लिए हम बाय कन्वेंशन क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, IUPAC बोलते हैं आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लीजिए, उसमें से घटा दीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ये आपको लेना है। ठीक है, ले सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वाले में पहले रिएक्शन से एनोड कैथोड पहचानना पड़ेगा। ठीक है, एनोड कैथोड हमें पहचानना पड़ेगा। सही बात है। क्वेश्चन में ना एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन में ई नॉट भी आपको दिए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ई नॉट का डेटा भी दिया था, तो मिसिंग है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर। सो ई नॉट अगर आप बात करते हो क्रोमियम आयन से क्रोमियम का -0.74 वोल्ट। ठीक है, फिर कैडमियम ठीक है -0.40 वोल्ट, राइट। और आपको दिया होगा सिल्वर का भी, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है सिल्वर के लिए 0.80 वोल्ट। ठीक है, और किसका होगा, आयरन वाले का। Fe3+ से Fe2+ के लिए था 0.77 वोल्ट। ठीक है, ये डेटा गिवन था, एक बार फिर से देख लो, ये डेटा आपको गिवन था, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, ई नॉट सेल मुझे लिखना है तो पहले हम कैथोड एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैम ने बोला है ना। यहाँ देखो, क्रोमियम 3+ में गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, अपने एनोड के ऊपर, एनोड मिल गया। यहाँ पे कैडमियम 2+ से 0 में गया, है ना, मतलब रिडक्शन हुआ, कैथोड पर होता है। तो अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना, इधर अपना रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, है ना। तो कैथोड का कितना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो कैडमियम वाले का, कैडमियम 2+ से कैडमियम -0.40 वोल्ट, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, देखो एनोड 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 क्रोमियम आयन वाली, ये रही -0.74 वोल्ट, है ना, -0.74 वोल्ट। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे +0.34 वोल्ट आ जाएगा। सही है ये वाली चीज, है ना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, पहले वाले के लिए हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्ट करें। तो बोल रहा है कैलकुलेट करिए डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। भाई सब निकलवाना चाह रहा है हमसे एक क्वेश्चन में, है ना। तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट तो -NF ई नॉट सेल के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे n हमें देखना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर पहली रिएक्शन में n कितना होगा, आप सेपरेट रिएक्शन लिखकर देखो। देखो क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है ना, फिजिकल स्टेट में लिख रहे, हम टाइम सेव करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट n की वैल्यू निकाल सकते हो। क्रोमियम 3+ में गया 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना। ऐसे ही कैडमियम 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम बनाया। अब मैम ने बोला था जब भी आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना होता है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एट एनोड गेन्ड एट कैथोड बराबर होने चाहिए। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे बराबर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर पहली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n की वैल्यू 6 है ना। तो ये जो फॉर्मूला है -NF ई नॉट सेल, इसमें n की वैल्यू 6 आएगी, f की आपको पता है फैराडेज की 96500 कूलम, यस, पर मोल, कूलम पर मोल, लिख लिया। ओके, ई नॉट सेल कितना निकाला है, 0.34 वोल्ट, कर सकते हो, यस। यहां से सॉल्व करो, वैल्यू आएगी 196860 कूलम वोल्ट पर मोल। बेटा यूनिट्स फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सही है, यस, ओके। कूलम वोल्ट कैन बी रिटन एज जूल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर मोल। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये सेम वैल्यू जूल लगा लो यहाँ, 19680 जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल, सही है ये, यस। किलो जूल में लिख सकते हो इसको, अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो, ओके, सही है।
हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो ये तो डेल्टा जी नॉट आया, अब उसने बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अब हम सिंपल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन है हमारे पास -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, याद है ना, ये एक्सप्रेशन यूज करें हम। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अभी निकाली है 196860, 196860 किस यूनिट में थी, जूल पर मोल में, ठीक है। ओके, -2.303 आर की वैल्यू अब मैं जूल में लूंगी, 8.314 जूल पर केल्विन है ना, पर मोल, ठीक है। ओके, टेम्परेचर कितना है अपने पास, यस, टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे हम, राइट, यस, ओके 298 केल्विन और लॉग के इक्विलिब्रियम, सही है, कर सकते हैं यहां से, बताओ कुछ दिक्कत है इसमें, बताओ कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सॉरी ये माइनस का साइन रह गया था, है ना, डेल्टा जी नॉट में माइनस की वैल्यू थी, तो यहाँ माइनस और माइनस अपना प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस इस माइनस से, ओके, यस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे लॉग के इक्विलिब्रियम आएगा आपके पास 34.5014। अब तो कैलकुलेशन है, फिर हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, एंटी लॉग लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 3.172 इंटू 10⁻34। कर सकते हो, ये पूरा फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हुआ है, मुश्किल था नहीं, आसान था, है ना, आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर भी वही चीज करना है हमको, पहले तो हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट सेल, है ना, अपना कैथोड एनोड पहचानते हैं, देखो आयरन 2+ से 3+ में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होता है, एनोड पर। सिल्वर आयन +1 से 0 में गए, रिडक्शन हुआ कैथोड पर, है ना, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड, मुझे वैल्यू यूज करनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर कितना है, देखो ये वैल्यूज बताई थी, 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, एनोड पे कितना है 0.77 वोल्ट, तो ई नॉट सेल होगा 0.80 माइनस 0.77 वोल्ट, ठीक है, ये आएगा 0.03 वोल्ट, ई नॉट सेल निकला। फिर क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट हमें पता है -NF, ई नॉट अभी निकाला है 0.03, तो n की वैल्यू अब हमें निकालनी है। यहाँ पर भी देखो आप सेपरेट रिएक्शन लिखो, आयरन 2+ से कहा गया है 3+ के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, और सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में आया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है ना, तो 1, तो वैल्यू रखते हैं, है ना, यहाँ पे n की वैल्यू इधर रिएक्शन से आपने देखी कितनी आएगी 1, है ना, हाँ 1 होगी n की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव है, इंटू 96500 कूलम पर मोल होता है ये 0.03, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे -2894.61 जूल पर मोल में आएगी ये वैल्यू, ठीक है, जूल पर मोल में, तो इसको किलो जूल में हम लोग कर सकते हैं, है ना, 1000 से डिवाइड करके, सो इट वुड बी -2.89 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी आंसर, राइट। तो ये तो हमने निकाला डेल्टा जी नॉट, अब उसने बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे अपना, डेल्टा जी नॉट का -2.303 RT ln K, ठीक है, -2.303 R गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल वाली ले सकते हो, जूल पर केल्विन पर मोल, जो कि है 8.314, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 298 केल्विन हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलो इधर, राइट। चलिए 298 केल्विन और लॉन के की वैल्यू हमें निकालनी है, डेल्टा जी नॉट हम अभी निकाल कर आए हैं, राइट, तो यहाँ पे जूल वाली वैल्यू रखना 2894.61, ओके। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालना, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो सॉल्व करोगे के आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2, ठीक है, लगभग 3.2 के पास अपना आंसर आ जाएगा, ओके, सही है, कर सकते हो, कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट करिए नर्स्ट इक्वेशन को और ईएमएफ फॉलोइंग सेल्स का, ठीक है, तो हमें नर्स्ट इक्वेशन बताना है और ईएमएफ बताना है, ठीक है, तो मतलब वही ई सेल बताना है, तो हम पहला केस लेकर चलते हैं अपने लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर देखना जरा, ईएमएफ सेल का किसके बराबर है, नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, ई नॉट सेल माइनस 298 केल्विन है, तो मैं सीधा 0.06 बाय एन, है ना, ये एक्सप्रेशन यूज करती हूँ, लॉग क्यू, रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी तुम मतलब नेट सेल रिएक्शन लिखोगे उसमें जो आयन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम आयन्स में, है ना, और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में जा रहे हैं, तो नेट सेल रिएक्शन तुम यहाँ लिख सकते हो, है ना। आयॉन्स की स्टेट लिख लेना, जैसे आयॉन्स जो है उनके ब्रैकेट में एक्वस लगाना, ये मेटल रॉड सॉलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01 मोलर दी है हमें, कॉपर आयन्स की 0.0001 मोलर दिया है ना। तो हम नर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं, ईएमएफ सेल का निकालते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल कितना होगा बताओ, ई नॉट सेल यहाँ पर कितना, वैल्यूज नहीं दी हुई, यहाँ पर वैल्यू देगा आपको पेपर में। ठीक है, ई नॉट की, सो टेंशन मत लो। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हमको लेना है ना, अभी मैं वैल्यूज बता रही हूँ तुमको, पेपर में दे देगा। ठीक है, डेटा। सो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लेना होता है कॉपर 2+ से कॉपर के लिए, जो कि होगा 0.34, उसमें से घटा देना होता है रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, जो कि -2.36 होएगा। तो ये तो तुम्हारा ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, आई गेस मैं कवर करूंगी, नीचे लिखती हूँ, माइनस 0.06 बाय एन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, 2, है ना। लॉग क्यू को कैसे लिखोगे, अब क्यू को, क्यू के लिए हमें मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, है ना, सॉलिड को तो कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, और कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन्स की। ठीक है, ये लेना पड़ेगा, तो इधर लिखते हैं एक बार अच्छे से, तो ये वैल्यू आएगी ई सेल की, इसको सॉल्व करोगे पीछे देखो 0.34 में प्लस 2.36 करोगे तो 2.7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0.06 बाई 2, इधर कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, देखो मैग्नीशियम आयन की दी हुई है उसने 0.01, ठीक है, वो यहाँ पर लगाना, और कॉपर की दी हुई है 0.0001, है ना, 10 की पावर 10 की पावर -4 हो जाएगा, और ये है 0.001, सॉरी 001, ठीक है, 0.001। अब ये वैल्यू रखोगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, log 10 आएगा। ठीक है, अब इसको ईएमएफ सेल को सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू 2.67 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। कर सकते हो, यस और नो? बिल्कुल, ऐसे ही सारे पार्ट सॉल्व करोगे। देखो सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसे ही आप इक्वेशन एनोड के थॉट पर लिखोगे, है ना। हम नेट लिखते हैं यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन में ईएमएफ सेल का लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन, यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा लॉग प्रोडक्ट साइड आएगा Fe2+, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइड करोगे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर हाइड्रोजन गैस का होगा, लेकिन वो 1 बार दिया हुआ है तो उसको नहीं लिख रहे हम। ठीक है, H+ आयन स्क्वायर में जाएगा क्योंकि 2H+ आयन्स मिलेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट तुम्हें दिखेगा, है ना, रिएक्शन लिखोगे तो ईएमएफ सेल का देखो, ई नॉट सेल आएगा 0.44 वोल्ट। कैसे आया होगा, हाइड्रोजन वाला कैथोड है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है ना, और यहाँ पे आयरन 2+ से आयरन, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.44, तो रखोगे तो 0.44 आ जाएगा। ठीक है, -0.06, एन इसके लिए 2 होगा, आयरन से आयरन 2+ गया है तो हाइड्रोजन वाली साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन Fe2+ का देखो 10 की पावर -3 लिख ले, H+ का 1 है ना, वो 1 ऐसे ही आप लिख सकते हो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 0.53 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 0.53 वोल्ट। कर सकते हो इसे, यस और नो? कर सकते हो, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड में भी रिएक्शन बता देती हूँ, 10 2+ के अंदर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, है ना। ये है तुम्हारा एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कैथोड पे H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन की तरह लिबरेट होगा, है ना। यहाँ पे 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे हो जाएगा अपना रिएक्शन। ठीक है, ओके, ईएमएफ अगर हम सेल का निकालते हैं, नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ से, है ना, जोड़ दिया हमने। नेट सेल रिएक्शन में ई नॉट सेल के लिए अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड है, 0 होगा, -10 2+, है ना। यहाँ पे 10 वाली साइड का कितना यूज करोगे, दैट वुड बी अराउंड -0.14 यूज करोगे। डेटा दे देगा, याद नहीं करना तुमको, इस क्वेश्चन में मिसिंग है
दे देगा, ठीक है। N हमारे पास 2 है, log 10 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 और H प्लस आयोन का कितना है कॉन्सेंट्रेशन, देखो 1 मोलर, यहाँ भी नहीं सॉरी 0.02 उसका स्क्वायर। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार दिया हो, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको सॉल्व करोगे सेल का ईएमएफ यहाँ से 0.08 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगा, ठीक है। कर सकते हो यस और नो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके ऐसे ही लास्ट पार्ट, तुम फोर्थ पार्ट जब लिखोगे ना उसमें भी ईएमएफ सेल का हम निकालेंगे। ऐसे ही नर्स्ट इक्वेशन पे बहुत सवाल आते हैं पेपर में। 0.06 बाय एन लॉग। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्यू के एक्सप्रेशन में देखो ब्रोमाइड आयोन से ब्रोमीन गए हो आप, है ना। ब्रोमाइड आयोन ने एनोड के ऊपर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ब्रोमीन का लिबरेशन किया है। तो 2 ब्रोमाइड आयोन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे H प्लस आयोन हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे हैं, H प्लस आयोन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन की तरह जा रहे हैं, है ना। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब लिख सकते हो, देखो लॉग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे किसका लेंगे, अब देखो हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार दिया है तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। डिनोमिनेटर में ब्रोमाइड आयोन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा। ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दी है तो रख देते हैं 0.01 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा अपना, है ना। ओके और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.03, 0.03 और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके ई नॉट सेल अलग से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए अपना 0 होगा रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस यहाँ पर अगर तुम देखते हो किसके लिए, हाँ ब्रोमाइड आयोन से ब्रोमीन, है ना, इसका आएगा 1.09 होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ई नॉट सेल माइनस आया, माइनस 1.09, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अपना ई नॉट भी पुट कर दो। तो सेल का ईएमएफ ये बनेगा माइनस 1.09 माइनस 0.06 बाय एन की वैल्यू 2 होगी, है ना, इनटू लॉग, इसको सॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, दैट वुड बी 9 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करके मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, है ना, पावर में। ओके इसको सॉल्व करोगे ईएमएफ सेल का नेगेटिव आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस माइनस 1.298 वोल्ट। कर सकते हो, आसान सा था सवाल, देख लो कुछ भी नहीं था, 4 पार्ट्स थे, चारों बिल्कुल इजी थे, है ना। तो ऐसे नर्स्ट इक्वेशन पे बेटा जरूर सवाल देता है पेपर में, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन पे देता है सवाल, तो आपको घबराना नहीं है, कर देना है अच्छे से उसे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, वॉच के अंदर बटन वो छोटे वाला है ना, बटन जैसा दिखने वाला गोल गोल सेल यूज करते हैं और अदर डिवाइसेस, और ये रिएक्शन होती है। तो कह रहा है डिटरमाइन करिए डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट रिएक्शन के लिए। कर सकते हैं हम, बताओ यस और नो, यस। चलो रिएक्शन तो देखो उसने हमको दिया है, यहाँ पे डेटा मिसिंग है, ई नॉट भी 1.04 होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे डेटा देखो, एक्चुअली डेटा मिसिंग है क्वेश्चन का, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें वो आपको देगा कि भाई देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना, आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मैं लिखवा देती हूँ, लिख ले। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन के लिए ना जिंक से ई नॉट, जिंक से Zn2+ जाने के लिए, है ना, Zn से Zn2+ जाने के लिए वो आपको देगा, ठीक है, माइनस 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, और ऐसे ही देगा तुमको सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर में जाने के लिए, ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन में देगा 0.344 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो पहले तो देखो ई नॉट सेल का ये गिवन होगा डेटा, ठीक है, दे देगा क्वेश्चन में रिएक्शन इक्वेशन के साथ। तो पहले तो ई नॉट निकालोगे, ई नॉट तुम्हारा जो भी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा एनोड का, है ना। अब यहाँ पे कैथोड अपना कौन है, सिल्वर ऑक्साइड, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना कैथोड है, तो कैथोड के लिए दिया उसने 0.344 वोल्ट माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का तुमको देगा, सो दैट वुड बी 0.76 वोल्ट। तो इन्होंने यहाँ पर जो दिया है दैट इज Zn2+ से Zn के लिए,
है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Zn2+ से Zn के लिए -0.76 वोल्ट दिया है हमें, ठीक है, लिखे इसे -0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 1.104 वोल्ट आ जाएगा, ये ई नॉट आएगा। ई नॉट कितना है अपना 1.104 वोल्ट, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, यस और नो, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब डेल्टा जी नॉट बताना है, वो -NF ई नॉट सेल के बराबर है ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ होगा, ठीक है, एक्सचेंज 2 × 96500 और ई नॉट कितना आ जाएगा तुम्हारा 1.104, अभी निकाल कर आए हो, ठीक है, यस। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा, -213.04 किलो जूल। डायरेक्ट अगर निकालोगे तो जूल्स में आएगा, ठीक है, दैट वुड बी 0 -213,043 पॉइंट कुछ आएगा, इतना अप्रोक्सीमेटली कर देना तुम, इतना है ना, सारा बताने की जरूरत नहीं है। सो किलो जूल में ये आ जाएगा। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, यस और नो, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिफाइन करिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की और डिस्कस करिए उसका वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो यार देखो, कंडक्टिविटी अगर हम सॉल्यूशन की डिफाइन करते हैं तो वो कैसे डिफाइन होती है, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, लिखवा देती हूँ। कंडक्टिविटी होगा, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ, लेंथ में कितना होगा 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर इन लेंथ and area of cross section, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है, यस, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम इनवर्स की बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, वो कंडक्टिविटी होता है, वी कैन से द इनवर्स of resistivity is called as क्या, कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कापा से इसको डिनोट करते हैं, 1/इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब 1/ρ होता है, ठीक है, सही बात है, यस और नो, हाँ, यस। चलो, तो अगर इसका इम्पैक्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ बताएं तो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी ऑलवेज बेटा ऑलवेज डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे कंडक्टिविटी कम होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ आयॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों, नंबर ऑफ आयॉन्स, because number of ions per unit volume decreases। जैसे concentration घटाओगे तो number of ions per unit volume भी जो है वो घट जाते हैं, ठीक है, कर सकते हैं हम इसे, कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का वेरिएशन था, वो पेपर में मोलर कंडक्टिविटी भी पूछ लेता है, तो ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन में ये क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस, पूरा लिखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में पूछता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेशन। ये कंडक्टेंस होती है ऑफ वॉल्यूम V ऑफ ए सॉल्यूशन जिसके अंदर मिलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कॉन्टेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, kept between two electrodes with area of cross section A, area cross section कितना होगा A, और distance unit length, ठीक है, and distance of unit length, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो ऐसे बता सकते हो आप, कापा इंटू A बाई L लाइक दैट, ठीक है, यस।
अगर मान लो लेंथ को हम 1 मान ले, है ना, 1 सेंटीमीटर, और एरिया को जो भी वॉल्यूम होगी जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होगा, है ना, अगर लेंथ में 1 सेंटीमीटर ले लूं और एरिया जो होगा उसको मैं V के बराबर रख लूं, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी बन जाता है कापा इंटू वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन अपना निकल कर आता है, ठीक है। यस हाँ, तो एक और देखो, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर ये इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो टोटल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन की, जिसमें 1 मोल तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट रखा है, वो इंक्रीज कर जाता है डाइल्यूशन के साथ। तो इनफैक्ट अगर मैं इसका वेरिएशन तुमको बनाकर दिखाऊं, है ना, अगर तुम्हें वेरिएशन में मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन होता है जो बताता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो देखो ऐसे तुमको ग्राफ दिखेगा, ऐसे सीधा लाइन होगा, तो एक्चुअली इधर की तरफ तुम मूव कर रहे हो, डाइल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूशन होते होते देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना। और धीरे धीरे एक ग्राफ पे पॉइंट अगर तुम एक्स्ट्रापोलेट करो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम निकाल सकते हो इनकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एनीवे अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा सा ग्राफ तुमको मिलेगा। ये भी देखो इधर मूव करने पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो इनकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है ना, धीरे धीरे टूटता रहता है, आयोन्स इंक्रीज होते रहते हैं, है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो खैर पूरा ही टूट जाता है, तो क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, उनका अल्फा 1 होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेस देन 1 होता है, तो पूरा कभी नहीं टूटता वो, ठीक है। यस तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन बताना था, है ना, और समझाना था। तो कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, यस और नो बोलो, कर लोगे, ठीक है, इजी है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कंडक्टिविटी 0.20 मोलर सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड 298 केल्विन पे तुमको दी हुई है ना, मतलब कापा दिया हुआ है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। कॉन्सेंट्रेशन दे दिया हमें 0.20 मोलर, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो अगर तुम लोग यूज करते हो ना कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर मोलारिटी में, तो तुम एक्सप्रेशन में 1000 रखते हो ऊपर, ठीक है, मतलब 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन को मैं मोलारिटी लिख देती हूँ m इसमें, ठीक है, तब होगा जब मोलारिटी को मोल पर लीटर या m में ही रखते हो, है ना, सेम ही बात है। तो कापा 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, और 1000 लगाओ, नीचे तुम 0.20 ले लो अपना, कर सकते हो। यहां से जो वैल्यू आएगी वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, कर सकते हैं, विच विल बी अराउंड 124, है ना। तो अपना आंसर निकालना इजी है। देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो भाई बहुत आसान सवाल आते हैं, सीधे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कर लेंगे हम, कर सकते हैं, यस और नो, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल जिसमें इतना मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है 298 केल्विन पे, वो हमको दी हुई है ना, मतलब कापा अपने पास भी दिया। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, अगर कंडक्टिविटी आपको मतलब कापा 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना। रेजिस्टेंस कितना है, 1500 ओम दिया है, बताओ कर सकते हो, हाँ। सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, देखो सेल कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कापा इंटू रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो कापा सेल कांस्टेंट को जी स्टार से या सिग्मा से डिनोट कर सकते हो। कापा अपने पास है 0.146 इंटू 10⁻³, ठीक है, और साइमन इज ओम इनवर्स ओनली, ठीक है, तो यहाँ से ओम इनवर्स ओम से कट जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में तुम्हारा सेल कांस्टेंट आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ मुश्किल था ये क्वेश्चन, कितना तो आसान था, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो तुम घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की 298 केल्विन के ऊपर तुमको दी हुई है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, और रिजल्ट भी दिया है।
कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, कापा है हमारे पास, कंडक्टिविटी। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी। बताओ कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, सच सच बताओ। यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट इजीली? बताओ भाई, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, देखो हो सकता है, तुमको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है ना। चीजें थोड़ी मुश्किल लगती हैं कभी कभी, बट उतनी होती नहीं है, ठीक है। तुम अगर मेहनत लगाओगे, मन लगा के करोगे तो बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक तो हम कन्वर्जन फैक्टर मानकर चलते हैं अपना, है ना। मान लो 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स को 100 साइमन मीटर इनवर्स से लेकर ये 1, ये हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लेकर चलते हैं अपना, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं एक प्लॉट अगली स्क्रीन पर हम लोग बनाते हैं, इसको पूरा यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इधर जगह ज्यादा है अपने पास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, टेबल तुम बना सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारे पास, कापा है तुम्हारे पास, सेंटीमीटर मीटर, सॉरी साइमन मीटर इनवर्स में, ठीक है। मैं इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कर लेती हूँ, कर लू, कर लेते हैं। चलो देखो, मैं कापा को कर लेती हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। मोलर कंडक्टिविटी हम निकालेंगे अपने फॉर्मूला से, 1000 इंटू कापा बाय मोलारिटी। अब ये क्यों? क्योंकि मैं यूनिट देखो सेम में करना चाहती हूँ, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकलेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, है ना। और इधर अपना होगा स्क्वायर रूट ऑफ सी। ओके, कर ले इसे, कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना प्लीज, अगर मान लो मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में इसे लिखती हूँ 1.237, ये मीटर इनवर्स में है, साइमन मीटर इनवर्स, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो कापा देखो 1.237 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और कैसे, नेक्स्ट वाला 11.85 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 23.15 इंटू 10 की पावर -4, 55.53 इंटू 10 की पावर -4, 106.74 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है जी। अब हम अपना मोलर कंडक्टिविटी ये फॉर्मूला में डालते हैं, 1000 इंटू कापा, कापा यहाँ से देखो 1.237 इंटू 10⁻⁻4, मोलारिटी कितनी है उसकी, देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001, यानी 10 की पावर -3, यानी 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, यस, हाँ लिख सकते हैं। तो ये आएगा अराउंड 123.7। ओके, यहाँ पे C का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट लूंगी अगर, तो 0.0316 आएगा। ऐसे ही सबका देखो, डेटा सारा गिवन है, ठीक है। तो तुम डेटा में से निकाल लो इसको देखकर, मैं वैल्यूज रख देती हूँ, सीधा रख दूं वैल्यूज, कर लोगे इसको ऐसे ही, यस। ये आएगा 1118.5, ठीक है। नेक्स्ट इज 115.8, 111.1 और 106.7। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ सी करते जाओ, यहाँ पर 0.100 आएगा, ये होगा 0.141, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.224 आएगा, और लास्ट वाले का आएगा 0.316। तो ये कवर हो रहा है, शायद थोड़ा सा डेटा है ना, सेशन नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जी। ओके, हाँ, तो यार यहाँ पे तुम्हारे पास ना स्क्वायर रूट ऑफ सी और कापा, अब सारी वैल्यूज आ गई, ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सी आ गया। तो अब तुम इसका प्लॉट बनाओगे। अब जब देखो, मैं हर पॉइंट को प्लॉट करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं तुम्हें ग्राफ बता रही हूँ कैसा आएगा, ठीक है। ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ नाउ योरसेल्फ। अब इसको प्लॉट करना, देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ले लेना, ये वाली वैल्यूज 123 है, जैसे ये वैल्यू है, ये ले सकते हैं, बोलो, ले सकते हो। ये एक 1 एक्स्ट्रा लग गया, सॉरी, ये 118.5 है, ठीक है, 118.5 है। तो सारे पॉइंट्स को जब तुम प्लॉट करोगे ना, तो तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सी के वर्सेस ऐसा ग्राफ निकल कर आएगा, यस, ठीक है। देखना पॉइंट आएगा कुछ तुम्हारे पास, जैसे 0.03 पे यहाँ पे 123.7,
ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0.10 118 लमसम सा बना लेना, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट और तुमको ऐसे मिलेंगे इधर, ठीक है, तो लाइन खींचोगे तो ऐसी आएगी, कर सकते हो। यही करना था इस क्वेश्चन में, आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी थी सारी कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, ठीक है, और ड्रॉ करना था प्लॉट। अब एक और चीज पूछी है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालोगे, जो भी इंटरसेप्ट होगा ना इसका, ये वैल्यू, ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे होता है, तो इंटरसेप्ट अगर तुम ग्राफ का निकाल लोगे दैट वुड बी अराउंड, यहाँ पे वैल्यू देखोगे 124 के आसपास आएगी, 124 के आसपास। तो ये ग्राफ तुमको प्लॉट करना पड़ेगा, अच्छे से पॉइंट्स को करना, समझ आ जाएगा, है ना। इनफाइनाइट डिल्यूशन इट वुड बी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन से ग्राफ को करोगे तो आएगा, ग्राफ को थोड़ा खींचना पड़ेगा, इस वाई एक्सिस पे जहां पर टच करेगा उतना ओरिजिन से इंटरसेप्ट को मेजर कर लो, वो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे बता देगा, ठीक है। कर सकते हैं, यस और नो, बताओ मैम को कुछ दिक्कत है इसमें, नहीं हो जाएगा ना ये, वेरी गुड। प्लॉट कर लेना ग्राफ को, कोई ग्राफ में वैल्यूज लेने पे तुमको प्रॉब्लम हो तो अराउंड अराउंड रफ रफ लेकर कर सकते हो, ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है इतने मोलर एसिटिक एसिड का, कापा हमें दिया है 7.896 इंटू 10 पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे एसिटिक एसिड की दी हुई है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया गया मतलब मोलारिटी, है ना। तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या है अपना, कापा डिवाइडेड बाय मोलारिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी कुछ भी रख लो, ओके। अब वो अगर तुम मोल पर लीटर में लेते हो, है ना, तो 1000 आएगा ऊपर, पता है तुम्हें, है ना, तो कापा वही वाला फॉर्मूला है सेम, कापा इंटू 1000 बाय अपनी कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी जो भी लिखना है से लिख सकते हो, है ना। 7.896 इंटू 10⁻⁻5 है ना, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.00241, सॉल्व करिएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ओके। अब बोल रहे हैं हाँ ये मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन C पर मिल गई तुम्हें, है ना, उसने इनफाइनाइट पे दिया है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है, मतलब अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा की मुझे पता है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है ना। तो इनफाइनाइट पे उसने 390.5 दिया है, हमने कितने निकाली है 32.76 यस, तो अल्फा विल बी अराउंड 0.084, ये तो अल्फा आया, ये तो अल्फा आया है ना। तो उसने क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो अभी हमें करना पड़ेगा एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तुम लगा सकते हो सीधा, है ना। अल्फा कितना है 0.084 रख दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.00241, अल्फा रखो 1 माइनस अल्फा करो, यस यहां से तुम्हारा निकलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट अराउंड 1.86 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, सही है, कर सकते हैं, बताओ कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, नहीं आएगी, आई गेस एवरीथिंग इज गुड, है ना, आवाज भी आ रही है, सब सही है, वेरी गुड। चलिए सो या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शैल वी मूव ऑन, ओके ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कुछ रिडक्शन दिए हुए हैं हमें और बोल रहे हैं कि इसके लिए कितना चार्ज जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ध्यान देना प्लीज, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को अगर एल्यूमिनियम में मुझे रिड्यूस करना है, तो देखो आप समझते हो एल्यूमिनियम आयन 3+ चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम की तरह डिपॉजिट होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना चार्ज चाहिए होगा, रिक्वायर्ड चार्ज कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ फैराडे,
क्यों? क्योंकि देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, अगर तुम्हें एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो वो कितना होता है 96500 कूलम, है ना, जो कि एक फैराडे के बराबर होता है ना, एक फैराडे के बराबर वो चार्ज होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का। तुम यहाँ पर देखो, एक मोल एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में जाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए F चार्ज होता है, तो 3 मोल के लिए 3F होगा ना यार, 3 into 96500 कूलम, विच विल बी अराउंड लाइक रफली। तुम कर लेना, इसको कर सकते हो, यस और नो बताओ, अभी कैलकुलेट करो मैम के साथ। यस, तुम्हें पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैम कितनी नाइंसाफी है हमारे साथ। यस, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो दूसरा केस कर सकते हो, एक मोल कॉपर आयॉन्स, एक मोल कॉपर आयॉन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाना पड़ेगा, है ना, तो कितना चार्ज चाहिए बेटा? रिक्वायर्ड चार्ज होगा 2F, है ना, 2 into 96500। बताओ दिक्कत आएगी इसमें? ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आएगी क्या? बोलो, काश मैम ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में, है ना। तो इसका आंसर आएगा 193000, इतना कूलम तुमको चाहिए होगा। कर सकते हो ना, बताओ। वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि MnO4 माइनस है ना, MnO4 नेगेटिव से Mn2+ के अंदर जाना है, ठीक है। तो बोल रहा है इसके लिए बताओ कितना चार्ज चाहिए अब इस रिडक्शन के लिए, है ना, इस रिडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो तुमको ध्यान से काम लेना पड़ेगा, है ना, तुमको यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो MnO4 माइनस में अगर मैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, X मान लो, ठीक है, प्लस एक ऑक्साइड आयन पे माइनस का 2 चार्ज होता है, ओवरऑल कितना चार्ज है इधर -1, है ना, तो X आएगा बेटा -1 माइनस, और ये उधर जाके +8 हो जाएगा, प्लस का 7। तो यहाँ, है ना, पर मैंगनीट आयन में मैंगनीज से प्लस का 7 चार्ज है, और ये जा किस में रहा है? प्लस के 2 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन खाकर गया है? 5 इलेक्ट्रॉन खाकर गया है, बताओ। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, Mn 7+ से 2+ में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन खाके? 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक मैंगनीज 7+ से एक मोल को 2+ जाने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रिक्वायर्ड चार्ज कितना है? बोलो, रिक्वायर्ड चार्ज क्या मैं बोल दूं? 5F होगा, 5 into 96500 कूलम। बताओ करेंगे ऐसे या नहीं करेंगे? यस, दैट विल बी 482500 कूलम। कर सकते हो, ऐसे चार्ज वाले क्वेश्चन करने होते हैं। बताओ क्या मुश्किल है ये? मुश्किल है क्या ये? नहीं, आसान है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, है ना, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगी फैराडे की टर्म्स में अगर हमें ये प्रोड्यूस करना है ना। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखो, कैल्शियम से कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करना है ना, कैल्शियम, हाँ नहीं सॉरी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कैल्शियम को प्रोड्यूस करना है कैल्शियम क्लोराइड से, हाँ है ना, वही करना है, कैल्शियम को प्रोड्यूस करना है कैल्शियम क्लोराइड से। अब कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2+ का, मतलब कैल्शियम को 2+ से हम ले जाना चाहते हैं कैल्शियम में, तो ये कैसे गया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके गया होगा ना, है ना। तो इसका मतलब कैल्शियम का मुझे पता है मास कितना है, एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम अगर मेरे को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2F, 2F चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। सो हेंस 20 ग्राम के लिए पूछा है, हेंस इलेक्ट्रिसिटी required to produce 20 ग्राम of calcium
कितना होगा बताओ। 40 ग्राम के लिए 2 फैरेडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? यस, 2 फैरेडे डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20। यस और नो? यस, जो कि होगा 1 फैरेडे। फैरेडे की टर्म्स में ही आंसर देना है, तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है हमें मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, है ना। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है बेटा? 3+, है ना। तो मतलब एल्यूमिनियम 3+ अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, है ना। और एल्यूमिनियम का कितना मास होता है? 26 ग्राम, है ना, एक एल्यूमिनियम का। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, क्या मैं ऐसे बोलूं, बताओ बताओ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी required to produce 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 3 फैरेडे, है ना। तो therefore इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना बोला है? 40 ग्राम। 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितनी चाहिए होगी बताओ? 3 फैरेडे डिवाइडेड बाय 27 इंटू 40, है ना। यस, ये होगा अराउंड 4.44 फैरेडे। बताओ कर लोगे इसे? क्या मुश्किल है इसमें? दिक्कत है कोई? कर सकते हो ना इजीली। वेरी गुड। नेक्स्ट बोल रहा है 14th क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन कराना है हमें। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। 1 मोल H2O से O2 के लिए, है ना। तो अगर 1 मोल वाटर मैंने लिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो बैलेंस करना है 1 मोल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो इधर 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर हाफ ऑक्सीजन ले लेते हो, हाफ O2 मतलब 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूं, वाटर में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बेटा? O2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पे एक +1 है, एक हाइड्रोजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2 है ना। यस, ये किस में गया है? 0 में चला गया। देखो -2 से 0 में गया, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, ऑक्सीजन में गया इलेक्ट्रॉन को लूज करके, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सही है, ये बात मैं लिख सकती हूँ, बोलो बोलो। हाँ, तो ध्यान दो, देखो इलेक्ट्रिसिटी, देखो 1 मोल अगर H2O का, है ना, मुझे O2 में लेकर जाना है, तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 फैरेडे। क्या मैं बोलूं यहाँ से? देखो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2 कितनी है? 2 फैरेडे है ना। फैरेडे को 96500 ना लिखकर आप प्रिसाइजली 96487 लिखते हो। वैसे वो तो हम इजी करने के लिए कैलकुलेशन में उतना लेकर चलते हैं, ठीक है। वो इसको लोगे तो ये आंसर आएगा 192974 कूलम। ठीक है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तुमको ये पहचानना है, ये मेजर गेम होता है, कर सकते हो। चलो सेकंड पार्ट देखो, बोल रहा है 1 मोल FeO से Fe2O3 जाने के लिए। अब FeO में देखो आयरन पे +2 चार्ज है ना। Fe2O3 में आयरन पे +3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब Fe2+ से 3+ में जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 कितना है? 1 फैरेडे, है ना। दैट इज 96487 कूलम। तो ये कर सकते हैं, बोलो सही है ना ये वाली चीज?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक सोल्यूशन है निकल नाइट्रेट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, है ना जी। करंट कितना है 5 एम्पियर और टाइम कितना है 20 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में कर लेते हैं 1200 सेकंड। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, है ना। निकल का कितना मास जो है डिपॉजिट हुआ होगा कैथोड पर। करें क्वेश्चन को, बोलो। ओके इससे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। देखो चार्ज हमें पता है करंट इनटू टाइम होता है ना। करंट 5 एम्पियर है, टाइम 1200 सेकंड है, सो दिस इज 6000 कूलम जो है चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं, निकल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज किया है, मतलब निकल पे 2+ चार्ज है ना। और निकल में मतलब वो रिड्यूस हुआ है, निकल आयॉन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में डिपोजिशन किया है। निकल नाइट्रेट में Na2+ में ही है ना यार, ठीक है, लाइक दैट। ओके ओके सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। तो हम बोल सकते हैं निकल डिपॉजिटेड बाय 2 फैरेडे, है ना। 2 फैरेडे चार्ज मतलब 2 × 96487 कूलम। कितना है, कितना आएगा यहाँ पे, इतने चार्ज से 58.71 ग्राम निकल डिपॉजिट हुआ होगा, है ना, इतने कूलम चार्ज से। तो पीछे हमने कितना निकाला, 6000 कूलम चार्ज से कितना डिपॉजिट हुआ होगा। तो हम ये लिखें, यस therefore निकल डिपॉजिटेड बाय 6000 कूलम कितना होगा, 58.71 into 6000 divided by 2 into 96487 ग्राम। यस यहाँ से सॉल्व करोगे इट विल गिव यू 1.825 ग्राम के आसपास वैल्यू देगा। ओके कर सकते हो, बोलो भाई, बोलो भाई। आसान है क्या, मुश्किल है ये सवाल, मुश्किल है क्या ये, नहीं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चले 16th क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है हमारे पास। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है हमारे पास, ए बी सी, है ना। उनमें सोल्यूशन दिए हुए हैं हमको, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये किसकी बात कर रहा होगा, फैराडे का सेकंड लॉ आया होगा, यस और नो। A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? एक तो टाइम पूछा है उसने, है ना। अब एक तो देखो यार, एक एक करके हम तीनों का देखते हैं, ठीक है। देखें 1 by 1, बोलो। पहले हम एक काम करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट वाले के लिए चेक करते हैं, है ना। सिल्वर नाइट्रेट वाले के लिए रिएक्शन हुई होगी, सिल्वर आयन एक्वस में इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर की तरह डिपॉजिट हुआ होगा, है ना। अब सिल्वर का कितना मास होता है एक एटम का, है ना। सिल्वर के लिए आपको पता है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 108 ग्राम है, ठीक है, सही बात है, यस। तो ये कितने से डिपॉजिट हुआ होगा, देखो 108 ग्राम सिल्वर जो है दैट इज डिपॉजिटेड बाय कितने कूलम से, एक फैराडे से, है ना। एक फैराडे कितना 96487 कूलम, प्रिसाइजली होता है, 500 भी ले सकते हो लास्ट में, ठीक है। ओके तो अब वो बोल रहा है until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो 1.45 के लिए 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर कितने से डिपॉजिट हुआ होगा यार, तुम ही सोचो। 96487 को डिवाइड करो 108 से इंटू 1.45, इतने कूलम से, है ना, जो कि है 1295.43 कूलम। सही है, बोलो बोलो भाई, सही है, ठीक है। अब हमें पता है ये हमें कूलम करंट मिल गया, है ना, हाँ चार्ज मिल गया हमें, ठीक है, चार्ज मिल गया हमें। और हमें पता है करंट कितना दिया हुआ है, करंट 1.5 एम्पियर दिया है, यस यस। Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है। Q अभी निकाल के आयो 1295.43, है ना। करंट कितना है 1.5, टाइम हमें निकालना है, तो बताओ टाइम कितना आएगा,
जल्दी सॉल्व करो, मैम से फास्ट होने चाहिए आप लोग तो, है ना। यस, अराउंड 864 सेकेंड, इतनी सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट के आसपास है, 14.5 मिनट के आसपास। यस और नो, कर सकते हो इसे। यस, ये तो तुमने टाइम निकाला। अब हमने इसीलिए सिल्वर से शुरू किया था यार, क्योंकि उसने हमें बताया था कि सिल्वर कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उसने हमें बता दिया। तो उस डेटा से हमने टाइम निकाल लिया। क्या किया हमने, देखो सिल्वर की इलेक्ट्रॉन हाई, उसने सिल्वर हाइऑन ने सिल्वर मेटल डिपॉजिट हुआ। अब मैंने देखा कि 108 ग्राम सिल्वर, 1 मोल सिल्वर का मिला आपको, है ना, सॉलिड। तो 108 ग्राम मतलब वो डिपॉजिट हुआ है कितने, 1 फैरेडे से, 1 फैरेडे चार्ज से, ठीक है। तो 1.45 ग्राम कितने चार्ज से हुआ होगा वो हमने निकाल लिया, है ना, कितने कूलम चार्ज से हुआ होगा वो निकाला। फिर हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, वहां से हमने अपना टाइम निकाल लिया। हमारे पास चार्ज आ गया था, हमारे पास करंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने टाइम निकाल लिया। यही वो चाहता था। अब वो बोल रहा है टाइम तुम्हारे पास आ गया, तो तुम बताओ कॉपर का और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ, है ना, उनका कितना मास डिपॉजिट हुआ, ये हमें बताना है। क्या हम बता सकते हैं, बोलो बोलो भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो जरा, अब देखो कॉपर का कितना होगा, कॉपर 2+, है ना, एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हुआ है ना। 1 मोल कॉपर का 63.5 ग्राम होता है, ठीक है, मास। ओके, तो मतलब 2 फैरेडे से कितना, 2 × 96487 कूलम ऑफ चार्ज से कितना डिपॉजिट हुआ है कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, इतना कॉपर डिपॉजिट हुआ है। यस, तो अब हमें बताना है पीछे कितना था, 1295.43, 1295.43, ये है, देखो। यस, 1295.53 कूलम ऑफ चार्ज से कितना डिपॉजिट हुआ होगा, 63.5 को डिवाइड करो 2 × 96487 इंटू 1295.43, कर सकते हैं, सॉल्व करोगे 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर आएगा लगभग, निकाल लोगे इसे, निकाल लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए अब लास्ट करते हैं जिंक के लिए। जिंक के लिए भी ऐसा ही होगा, है ना, जिंक आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में डिपॉजिट हुआ है। जिंक के लिए कितना होता है, 65.4 ग्राम मास, है ना। तो 2 फैरेडे, 2 × 96487 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, कितना डिपॉजिट करेगा जिंक, बताओ, 65.4 ग्राम जिंक का डिपॉजिट करेगा, ठीक है। हेंस 1295.43 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, यस, कितना डिपॉजिट करेगा, 65.4 इंटू 1295.43 बाय 2 × 96487 कूलम, ठीक है, ये इतना ग्राम। सॉल्व करोगे इसे, इट वुड बी अराउंड 0.439 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है, कर सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 3.1, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है डेटा, है ना, प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, राइट। तो आपको बताना है क्या ये रिएक्शंस फिजिबल है या नहीं है। अब ई नॉट का डेटा मैं आपको बता दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, करें इसे, शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट से ध्यान देना, देखो पहला पार्ट Fe3+ एक्वस, तो मान लो Fe, हाँ इसका डेटा आपको दिया होगा एनसीईआरटी में, तो मैं बताती हूँ। अगर आप आयरन को 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो, वो 2+ में जाएगा, जाएगा। इसके लिए ई नॉट 0.76 वोल्ट लेकर चलो, ठीक है। आयोडाइड आयन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होके आयोडीन रिलीज करेंगे,
अब बैलेंस करते हैं, 2 आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस बराबर होना चाहिए नॉट के तौर पे, तो अगर सेकेंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 लेने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन फिर बनती है आपके पास, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन तब बनती है जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, कर सकते हो। ओके प्लस आयोडीन, है ना। ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसके लिए 0.54 वोल्ट है, ओके। तो इसमें बताओ, हमें बताना है विच ऑफ दीज इज फिजिबल। अब फिजिबल रिएक्शन देखो वही होगी जिसका ईएमएफ सेल का ई नॉट अगर आप निकालोगे वो पॉजिटिव होगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नॉट आपका नेगेटिव होता है, वो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है, फिजिबल होता है वो सेल। तो यहाँ पर अगर मैं निकालू, है ना, ई नॉट सेल, देखो इधर, है ना, कैथोड का आप देखोगे 0.76 है, इधर 0.54 है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो आंसर ई नॉट 0.23 वोल्ट निकल कर आएगा। यस और नो बोलो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ना। जैसे देखो ये अपना एनोड, ये कैथोड है, ये एनोड है ना। तो ई नॉट सेल कैसे निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का घटा दो उसमें से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ठीक है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है अपने पास, 0.76 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना दिया हुआ है, एनोड के लिए दिया हुआ है इन्होंने 0.54 वोल्ट, यस 0.23 वोल्ट आ जाएगा। ये उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ओके 0.23 वोल्ट। कर सकते हैं यस और नो, कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वाला सारे ऐसे ही कर लेंगे हम, है ना। देखो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर की तरह डिपॉजिट होता है, इसके लिए ई नॉट होता है प्लस 0.80 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दे रही हूं मैं, ठीक है। ओके, कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर 2+ में जाएगा। नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, इस ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए माइनस 0.34 वोल्ट है। ये अपना कैथोड है, ये एनोड है ना। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का, कितना है बोलो। यस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, माइनस 0.34, यहां से भी पॉजिटिव आएगा, बोलो आएगा पॉजिटिव, है ना। तो ये डेटा यार एक बार ना चेक कर लेना इस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अब आपका ई नॉट सेल निकला पॉजिटिव, तो अगर ई नॉट पॉजिटिव है रिएक्शन फिजिबल है, तो लिखो ई नॉट सेल इफ ई नॉट इज पॉजिटिव तो रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन कैसी होगी बेटा, फिजिबल होगी। यस बोलो, ऐसे ही सबके लिए कर सकते हो, थर्ड पार्ट के लिए भी ऐसे ही, है ना। यस और नो। तो वहां पर देखो Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके 2+ में जाएगा, है ना। ब्रोमाइड आयन है, लूज करके अगर वो ब्रोमीन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लिया बैलेंस, इसके लिए ई नॉट प्लस 0.77 वोल्ट है, इसके लिए कितना है प्लस माइनस 1.09 वोल्ट, ठीक है। अब इसके लिए अगर तुम ई नॉट निकालोगे ना वो कितना आएगा बोलो, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं क्या ये डेटा ठीक है। हम्म देखो पहले का डेटा देखते हैं, हमारा 0.23 वोल्ट आया था, है ना, फिजिबल था। Fe3+ से Fe2+ के लिए था, और आयोडीन से, हाँ आयोडाइड से आयोडीन के लिए था, ठीक है। ये वाला ठीक है अपना। सो वैल्यू डेटा से हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, ठीक है, ताकि अपनी मतलब ये वैल्यूज करेक्ट आ जाए। ओके जी, यहाँ पे सिल्वर आयोन से सिल्वर के लिए पॉइंट, हाँ यहाँ पे बेटा प्लस था, प्लस 0.34 था,
ठीक है, हाँ प्लस था यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव थी रिडक्शन पोटेंशियल में, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू 0.46 वोल्ट आएगी, ठीक है, तो फिजिबल ही है क्योंकि ईएमएफ पॉजिटिव है, सही है, कर सकते हैं, बोलो। हाँ यहाँ पर नेगेटिव देखो, यहाँ पर आएगा 0.77 माइनस 1.09, माइनस 1.09, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना माइनस 0.32 वोल्ट आएगी, तो ये फिजिबल नहीं है, ये डेटा थोड़ा चेक करना था हमें, ये फिजिबल नहीं होगा क्योंकि ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया, तो नॉट फिजिबल, ठीक है, कर सकते हैं। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले के लिए अगर हम सेल बनाते हैं दैट वुड बी समथिंग, सिल्वर है, सिल्वर प्लस में जाएगा, अब साथ में कंबाइंड रिएक्शन लिखवा देती हूँ, सिल्वर ऑक्सीडाइज होके सिल्वर प्लस में जा रहा है, आयरन 3 प्लस से 2 प्लस में आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, यस। इधर ई नॉट सेल डेटा मैं सीधा बता रही हूँ 0.77 माइनस 0.80 होता है, आप टेबल से चेक कर सकते हो एनसीईआरटी का, ठीक है, नेगेटिव आ गया, फिजिबल है, नॉट फिजिबल है ना, नॉट फिजिबल होगा, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब फिफ्थ लास्ट पार्ट में भी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखवाती हूँ, हाँ ब्रोमीन और Fe2+ वाला केस है ना, तो इधर बैलेंस्ड ही लिखते हैं, देखो Fe2+ है अपना, ये ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में जाएगा और ब्रोमीन रिड्यूस होकर ब्रोमाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो इधर मैं डेटा के साथ ही बता रही हूँ 1.09 होगा इसका, ठीक है, कैथोड वाले का माइनस 0.77 एनोड का, ठीक है, तो ये 0.32 वोल्ट आएगा, फिजिबल है, बोलो, वही पॉजिटिव है तो फिजिबल है, फिजिबल, कर सकते हैं, बोलो भाई, कर सकते हैं ना। ओके ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोलता है प्रिडिक्ट करिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इस सब के अंदर हमें प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है अपने इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है ना, आवाज वगैरह क्लियर है, ओके तो पहले में पहला पार्ट दिया है कि एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, और सिल्वर ही इलेक्ट्रोड के साथ है, किसके साथ है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है, ठीक है, यस बोलो, वेरी गुड, तो देखो यार इस बात को ना तुम बहुत ज्यादा समझ के चलो कि जब भी वो एक ऐसा केस तुम्हारे सामने लेगा, कैसा केस, आवाज आ रही है ना, ठीक है सर, हाँ वेरी गुड, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तो कमेंट कर सकते हो, है ना, कुछ भी हो इशू तो मैम को बता सकते हो कि इफ यू कांट हियर मी और समथिंग लाइक दैट, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो देखो यार ध्यान दो, जब भी आप कोई ऐसा केस देखते हो ना जहां पे आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल आयन है, पॉजिटिव आयन है ना, उसी मेटल की इलेक्ट्रोड भी आपने लिया है, तो ऐसे केसेस एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में देखने को मिलते हैं, प्योरिफिकेशन में, ठीक है, कहां पर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, तो उधर एनोड कैथोड पे ना सेम ही रिएक्शन होता है, एनोड पे तुम्हारा इम्प्योर मेटल लिया जाता है, कैथोड पे तुम्हें प्योर मेटल मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से बताती हूँ, सिल्वर नाइट्रेट टूटने वाला है किसमें, ध्यान देना प्लीज, देखो सिल्वर नाइट्रेट है हमारा सॉलिड, है ना, वो ब्रेक करेगा सिल्वर आयोन्स में और किसमें, नाइट्रेट आयोन में, यस और नो, यस, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी भी है, तो पानी भी टूटेगा H+ आयोन में, OH आयोन में, है ना, यस, तो यहाँ पे कैथोड पे बात करते हैं, देखो कैथोड पे ना द डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका भी कम होगा, है ना, कैथोड पे जाने के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, देखो डिस्चार्ज लिखवा दूं, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, अब कैथोड पे जाने के लिए दो कंपटीशन है, एक सिल्वर आयन को और एक H+ को, उनकी रेस चल रही है, कौन कैथोड पर जाकर रिड्यूस होगा, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर सिल्वर आयन का देखते हैं ना, इट इज लोअर देन H+,
ठीक है, यस और नो बताओ, क्या होगा ऐसा? यस। देखो अब मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ, है ना, डेटा से। अब कैथोड पे जाने के लिए ना एक चीज ध्यान रखना हमेशा, वो वाला कैटायन कैथोड पर जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ध्यान देना, सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन खाया, सिल्वर की तरह डिपॉजिट हुआ, या फिर H+ इलेक्ट्रॉन खा के हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब इसके लिए E नॉट 0.80 वोल्ट है, इस रिएक्शन के लिए 0 वोल्ट है। तो किसका E नॉट रिडक्शन ज्यादा है बताओ? जिसका E नॉट, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वही कैथोड पर जाएगा। तो सिल्वर का ज्यादा है तो सिल्वर आयन जाएंगे, बोलो यस। तो ये लिखो, द रिएक्शन with higher value of E naught, the reaction with higher value of E naught takes place at कैथोड। कैथोड पे वही रिएक्शन होगी जिसकी ज्यादा E naught, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खाने की। तो हेंस जो कैथोड पे रिएक्शन होती है वो सिल्वर वाली होती है, ठीक है। सिल्वर यहाँ से, ये वाली सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर की तरह डिपॉजिट होगा। मैंने पहले ही बताया था प्योरिफिकेशन में होता है ये पार्ट, है ना, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे एनोड पे क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिल्वर आयन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो एनोड भी तुम्हारा सिल्वर का बना है, तो एनोड सिल्वर आयन्स फर्निश करेगा, ठीक है। बताओ, सिल्वर इलेक्ट्रोड एट एनोड डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन टू गिव सिल्वर आयन। तो बताया था मैंने, अगर सेम मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में है, उसी का मेटल का इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सेम रिएक्शन होती है एनोड कैथोड पे। डिफरेंस ये होता है, एनोड पे हम इम्प्योर मेटल लेते हैं जनरली, और कैथोड पे अपने को प्योर मेटल मिलता होता है, ठीक है, सही है, बोलो। अब यही चीज अगर तुम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगे, किसके साथ करोगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगे, है ना, तो क्या होगा? देखो, तो कैथोड पे जाने के लिए फिर दो रेस हैं, H+ का है और सिल्वर आयन का, तो यहाँ पे कौन जाएगा? सिल्वर आयन जाएगा, है ना। एनोड पे तो सेम होगा, क्योंकि अभी पीछे जो रिएक्शन देखी थी इसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना, सिल्वर डिपॉजिट होगा। बट कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर जाने के लिए, सॉरी एनोड नहीं, वो कैथोड था, आई एम सॉरी, ऊपर मैंने एनोड लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, ये कैथोड था, है ना, रिडक्शन हुआ है, ऊपर लिख दिया था मैंने कैथोड, वापस पता नहीं कैसे लिख दिया। हाँ, फिर एनोड पे देखो, एनोड पे जाने के लिए, एनोड आपका पॉजिटिव है, उधर जाने के लिए एक तो नाइट्रेट आयन है और पानी का OH आयन है ना। तो एनोड पे जाएंगे, देखो एनाइंस का मैं ऑर्डर लिखवाती हूँ, याद रखना, स्नो, स्नो, O, CBI, ठीक है, थोड़ा कट रहा होगा आई थिंक, स्नो, O, CBI, ये ऑर्डर होता है जिसका जो आगे आ रहा है ना सीरीज में, उसकी ज्यादा टेंडेंसी है एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होने की। तो बताओ OH आयन जाएगा कि नाइट्रेट? OH आयन जाएगा, क्लियरली OH जीत जाता है। तो यहाँ पर जब एनोड की तुम रिएक्शन देखते हो ना, है ना, बोलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो OH आयन जाएगा, OH देगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब OH तो स्टेबल नहीं होता है ना, फिर दूसरा ऐसे दूसरे और OH आयन्स होंगे, फिर वहां से आपको क्लियरली, मतलब जो नेट रिएक्शन लिखती है ना, OH कोई स्टेबल स्पीशीज थोड़ी है, तो ऐसे कई सारे OH आयन्स होंगे, तो आपस में आपको फाइनली ये रिएक्शन मिलता है, 4 मोल OH आयन्स, 2 वाटर और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है आपका एनोड पे इस केस में। ओके जी, द नेक्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द प्लैटिनम, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, किसके साथ? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहीं पर लिख लेते हैं, ध्यान देना प्लीज, अपना थर्ड केस, ठीक है। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ आयन है, सल्फेट आयन है और OH आयन है ना। कैथोड पे तो कोई कंपटीशन नहीं है, कैथोड पे एक ही पॉजिटिव आयन है, वही जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, सही है। अब एनोड पे दो पॉसिबिलिटी है, सल्फेट जाए या OH जाए,
पीछे ही मैम ने ऑर्डर बताया, देखो सल्फेट का सबसे कम होगी टेंडेंसी, OH आयन जाएगा, यस और नो, बोलो यस। एनोड पे कौन जाएगा, यस, ये जो यहाँ रिएक्शन देख कर आए थे अभी पीछे, यस, कौन जाएगा, बोलो, हाँ वाटर वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली 2 मोल वाटर, ऑक्सीजन, H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये देता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए E नॉट होता है तुम्हारा 1.23 वोल्ट, सही है, यस। ऑक्सीजन लिबरेट होती है, राइट। लास्ट बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना प्लीज। तो कैथोड पे कौन होगा, देखो कॉपर क्लोराइड है ना, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे या तो कॉपर आयॉन्स जा सकते हैं H+, ठीक है। तो यहाँ पे डिपोजिशन कॉपर का होता है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर आयॉन्स का ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की तरह डिपॉजिट होंगे, इसके लिए 0.34 वोल्ट होता है, वाटर का 0 वोल्ट होता है ना। एनोड पे कौन जाएगा बताओ, क्लोराइड आयन जाएंगे क्लियरली, यस और नो, मैम ने सीरीज दिखाई थी, देखो क्लोराइड आगे आते हैं OH से, है ना। तो यहाँ पे आपका जो भी है क्लोरीन है ना, क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन मिलता है एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर, कर सकते हो, बताओ, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो यही था आज का सेशन हमारा, राइट। तो आई होप आपने एंजॉय की होगी क्लास, एंड यस बेटा रिवाइज जरूर करना, बिकॉज एनसीईआरटी यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए हमने सीरीज करी है जिसमें आप पूरा चैप्टर अच्छे से ना क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें जैसे टेबल वाला डेटा है वो ग्राफ आपके लिए दिया है, आप अच्छे से उसको प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पर, राइट, दैट इज योर होमवर्क। तो क्वेश्चन मैम ने आपके लिए रखा है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। शिल्पी मैम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे एक और नए चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अमेजिंग वीडियो मिस ना करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।